अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल एक्चुअली क्यों होता है? यूरिया साइकिल इसलिए होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म जो यूरिया बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज़म में जब हमारे पास अमोनिया बनती है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स या जो प्रोटीन्स होते हैं, अब इनका अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? ये होता है लीवर सेल्स में। तो इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से यहाँ पर अमीनो एसिड से एक अमीनो ग्रुप जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। अब वो अमीनो ग्रुप क्या करता है? वो अमीनो ग्रुप तो यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप प्रोड्यूस होता है वो होता है NH3, जिसको हम नाम देते हैं अमोनिया। अब यही अमोनिया बहुत ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, इसलिए इसको हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते या ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी में इसको नहीं रख सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसको निकालने के लिए अगर ये यहाँ से मूवमेंट करें दूसरे आर्गन तक प्योर फॉर्म अमोनिया में, तो ये हो सकता है कि किसी सेल्स में एंटर हो जाए, उसको डैमेज कर दें, या किसी टिश्यू में चले जाए, वहाँ पर डैमेज काज कर दें। इसलिए हम इसको अमोनिया फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या अमोनिया फॉर्म में एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसको हम क्या करेंगे, इसकी डिज़ोल्व करेंगे। अब इसकी डिज़ोल्विंग हम किस चीज़ में करवाते हैं? हम करवाते हैं वाटर में। लेकिन यहाँ पर इनऑर्गेनिज्म में वाटर का बहुत मसला होता है, क्योंकि इनमें वाटर ज़्यादा होती नहीं, तो इसलिए वो जो अमोनिया की डिज़ोल्यूशन के लिए वाटर चाहिए होता है, तो वो उतना वाटर प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए ये फिर क्या करते हैं, इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म में, ताकि उसकी फिर डिज़ोल्यूशन के लिए थोड़ी सी पानी की ज़रूरत हो या थोड़ा पानी उसके लिए इस्तेमाल हो जाए। तो अगर नॉर्मली हम अमोनिया को देखें तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए या 1 ग्राम अमोनिया को अगर हम डिज़ोल्व करना चाहें वाटर में, तो कितनी वाटर की ज़रूरत होगी? 1 लाख ml वाटर। अब यहाँ पर 1 लाख ml वाटर की ज़रूरत होती है अगर हम 1 ग्राम अमोनिया को क्या करें, डिज़ोल्व करना चाहें। तो ये एक बहुत ही बड़ी मकदार है, और इतना वाटर इस ऑर्गेनिज़म के पास होता नहीं कि वो इसके लिए क्या कर लें, इसके लिए यूटिलाइज़ कर दिया, इसके लिए यूज़ करें ताकि इसको एलिमिनेट कर दें। तो फिर ये ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, इस अमोनिया को क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? यूरिया में। अब इसको जब अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके बीच में एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, यूरिया साइकिल। अब हम अमोनिया को यूरिया साइकिल से पास करवाते हैं, जिसके बाद हमारे पास बन जाएगा यूरिया। अब अगर इस यूरिया को हम डिज़ोल्व करना चाहें, तो 1 ग्राम यही यूरिया जो होगी, इनके लिए कितनी वाटर की ज़रूरत होगी? जस्ट 50 ml। अब ये वाले ऑर्गेनिज़म 1 ग्राम जो यूरिया होते हैं, इनको अगर यहाँ बॉडी से रिलीज़ करना चाहें डिज़ोल्व फॉर्म में, तो जस्ट ये 50 ml वाटर कंज्यूम कर लेंगे, यूटिलाइज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से 1 ग्राम यूरिया जो होगा वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और आफ्टर डिज़ोल्यूशन ये यूरिन फॉर्म में क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन ऑर्गेनिज़म में यूरिया साइकिल करते हैं। अब हमारी बॉडी एक दिन में कितना अमोनिया जो होता है वो यूरिया फॉर्म में रिलीज़ करते हैं? तो तकरीबन 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक जो हमारा अमोनिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? यूरिया में। और यूरिया फॉर्म में वो क्या हो जाता है, थ्रू और किडनी हमारे बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, ये तो थी इस प्रोसेस की कहानी कि ये यूरिया साइकिल क्यों होता है और कैसे होता है। अब हम जो एक्चुअल प्रोसेस है यूरिया साइकिल का वो पढ़ते हैं। अब यूरिया साइकिल का जो बेसिक रिएक्शन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं या कौन कौन सी चीज़ें रिएक्ट करते हैं? तो यूरिया साइकिल में बेसिकली ये जो यूरिया साइकिल होता है कहाँ पर होता है? लिवर सेल्स में होता है।
और लेवर के जो सेल्स होते हैं उनमें ये दो पार्ट्स में होता है। एक सेल के अंदर इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और दूसरा इसका साइटोप्लाज्म है। अब कुछ यूरिया साइकिल जो है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, उससे बाद ये निकल जाएगा साइटोप्लाज्म में और यहाँ जो यूरिया की फॉर्मेशन होगी वो इसी साइटोप्लाज्म में होगी। अब अगर हम देखें इस साइकिल को तो बेसिकली इस साइकिल के जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन से हैं। इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा प्लस वाटर यूज़ होगा प्लस 2 ATPs यूज़ होंगे प्लस जो NH3 है। तो ये बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट है यूरिया साइकिल के कि यूरिया साइकिल में ये चीज़ें आपस में रिएक्ट होंगी और फाइनली हमारे पास क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे यूरिया। अब अगर हम इनके स्टेप को देखें कि यूरिया साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, तो बेसिकली इस यूरिया साइकिल 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 4 स्टेप्स में यूरिया साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस। अब इसी फर्स्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे, कार्बोमाइल फॉस्फेट को बनाएंगे। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट किस तरह से बनता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारे पास इस तरह से बनेगा कि अगर हम इस रिएक्टेंट को देखें तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर बना लें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। सॉरी, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे, किस चीज़ को रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे NH3 को। अच्छा, ये है मैकेनिज़्म ऑफ यूरिया साइकिल, ये है स्टेप 1। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह ये नाइट्रोजन जो है ये एक हाइड्रोजन को लास्ट करेगा और उनके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी वजह इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर जो ATP यूज़ होते हैं वो कितनी ATP यूज़ होंगे, वो 2 ATP यूज़ होंगे इसी साइकिल में। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स आएगा और यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो कौन सा है, वो है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। तो यहाँ पर ये वाला एंजाइम यूज़ होगा जिसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। अब इसी सिंथेटेज की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर ये ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगा जो CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। अब इसके साथ हम किस चीज़ को रिएक्ट करेंगे, S2 ATP को रिएक्ट करेंगे। तो जब हम S2 ATP को रिएक्ट करेंगे तो ये ATP की जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो इससे दोनों ATP मॉलिक्यूल से निकल जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर फॉस्फेट को ऐड कर दें, इस फॉस्फेट को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी C कार्बन OPO3 -2 डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गई जिसको हम नाम देते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब ये बन गई कार्बोमाइल फॉस्फेट। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या है, यहाँ पर हमारा स्टेप 2 जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट
फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट सिट्रुलिन, ये है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में सिट्रुलिन की फॉर्मेशन होगी। अब सिट्रुलिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जब हम ये हमारे पास क्या है? कार्बोमाइल फॉस्फेट है। अगर हम कार्बोमाइल फॉस्फेट को रिएक्ट कर दें किस चीज़ के साथ? ये हमारे पास है ऑर्निथीन। अगर हम ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट को रिएक्ट कर दें एक दोनों के साथ, और यहाँ पर हम एंजाइम यूज़ करते हैं। कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो एंजाइम बेसिकली होता है हमारे पास अच्छा। तो अब नेक्स्ट फेज़ जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन इस तरह से बनता है कि यहाँ से जो फास्फेट मॉलिक्यूल होता है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन वो यहाँ से निकल जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए वो नेगेटिव साइन बन जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन रहेगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी साइड पे हम इसके साथ किस चीज़ को ऐड कर रहे थे? कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ हम ऑर्निथीन को ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन होता है ये एक हाइड्रोजन को लास्ट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसलिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव साइन आ जाता है और जो हाइड्रोजन होगा उस पर पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये और ये वाले दोनों स्ट्रक्चर आपस में रिएक्ट होंगे, जिससे हमारे पास क्या बनेगा? जिससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर होगी कि क्या है? वो है सिट्रुलिन। अब कौन से एंजाइम की मौजूदगी में ये होता है? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। इसी एंजाइम की मौजूदगी में ये दोनों कार्बोमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन रिएक्ट हो जाते हैं और हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट होता है सिट्रुलिन, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये वाला सिट्रुलिन यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक जो जितना भी रिएक्शन हो रहा था ये किस चीज़ में हो रहा था? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। अब इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो कहाँ पर होगा? इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो होगा साइटोप्लाज्म में। अच्छा, तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन आपस में जब रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो ये सिट्रुलिन बनाते हैं। अब सिट्रुलिन और ये स्पार्टेट आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्गिनिन सक्सिनेट सिंथेटेज। तो ये जब रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पर पहले जो ऑक्सीजन होता है एक अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन के भी लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फिर दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक करता है जिसकी वजह से ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। तो इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा अपने दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ले लेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर C पॉजिटिव रह जाता है। SNH3 से एक हाइड्रोजन को ये नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है, इसलिए ये नेगेटिव बन जाता है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या हो जाते हैं? रिएक्ट हो जाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्गिनिन सक्सिनेट सिंथेटेज। अब जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा अभी जो इन दोनों की रिएक्शन से बनता है वो है अर्गिनिन सक्सिनेट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है अर्गिनिन सक्सिनेट का, अर्गिनिन सक्सिनेट। अब ये बना है अर्गिनिन सक्सिनेट। अच्छा, अब जो हमारा स्टेप 4 है वो स्टेप 3 हमारा पास क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अर्गिनिन सक्सिनेट। तो अर्गिनिन सक्सिनेट की फॉर्मेशन हो गई। अब है स्टेप 4 कि क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अर्गिनिन एंड फ्यूमरेट। अब हमने जो हमारे पास यहाँ पर अर्गिनिन सक्सिनेट बना है तो इस अर्गिनिन सक्सिनेट से हमने क्या करना है? दो चीज़ें बनानी है, एक अर्गिनिन बनाना है और दूसरा क्या बनाना है? दूसरा बनाना है फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट किस तरह से बनेगा? वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बॉन्ड ब्रेक करता है, ये नेगेटिव साइन आ जाता है इस पे और इस पे पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन कार्बन अपने आप से रिलीज़ कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो पॉजिटिव हाइड्रोजन बन जाता है। अब ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन जो होगा वो चला जाएगा किसके पास? नाइट्रोजन के पास। उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा, NH2 बनाएगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में रिएक्ट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट
हमारा बनेगा अर्गिनिन और दूसरा बनेगा फ्यूमारेट। अब ये क्या है, ये है अर्गिनिन। अर्गिनिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, CnH2 H2N NH2 CH2 3, क्योंकि यहाँ पर 3 CH2 मौजूद होते हैं, बॉन्ड CnH3 H+ एंड बॉन्डेड विद COO नेगेटिव। तो ये हमारे पास है अर्गिनिन का स्ट्रक्चर। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज़ का है, ये फ्यूमारेट का है। फ्यूमारेट बनेगा COO नेगेटिव CH एंड डबल बॉन्ड विद C एंड H एंड COO नेगेटिव। तो ये फ्यूमारेट बनेगा। अब ये वाला जो फ्यूमारेट होता है फिर ये कुछ स्टेप्स से होकर फिर क्या बना लेगा, ये बना लेगा एस्पार्टेट। अब वही एस्पार्टेट फिर यूज़ होगा किस चीज़ के साथ, जो हमारा सिट्रोलिन बना है, फिर बनाएगा हमारे पास क्या बनाएगा अर्गिनोसक्सिनेट। तो ये स्टेप 4 में किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, अर्गिनिन एंड फ्यूमारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्गिनोसक्सिनेट। तो ये था हमारा स्टेप 4। अच्छा, अब जो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर जो फ्यूमारेट बना है वो तो चला जाएगा, किस चीज़ को बनाएगा, दोबारा रिसाइकल हो के रीजनरेट करेगा एस्पार्टेट का, और वे एस्पार्टेट फिर यूज़ होगा। लेकिन जो अर्गिनिन होता है अब ये एक एंजाइम से पास हो जाए, एंजाइम्स के थ्रू जो अर्गिनेस है इसके ज़रिए क्या करेगा, इस जो हमारा प्रोडक्ट बना था अर्गिनिन का इसकी ब्रेक डाउन करेगा, और यहाँ पर वाटर की एडिशन होगी। अगर वाटर की हम हाइड्रोलाइसिस करें तो H+ O नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा अर्गिनिन होता है वो यहाँ पर क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। नाइट्रोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसी कार्बन से, अगर वो इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन से ले लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर C+ बन जाएगा और ये नाइट्रोजन नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ब्रेक डाउन कर दें तो हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स आएंगे। वो प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, वो है एक प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा यहाँ पर वो होगा हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारा है ऑर्निथीन। यहाँ पर एक बनेगा ऑर्निथीन ये वाला, और दूसरा बनेगा यहाँ पर क्या, दूसरा यहाँ पर बनेगा यूरिया। ये है यूरिया। अब यूरिया और ऑर्निथीन किस तरह से खुद को स्टेबल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ जो वाटर का H था वो चला जाएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, NH3 बना लेगा, और जो OH होता है वो क्या करता है, वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इस OH को अटैच कर दें, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, अभी इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाए हैं, एक बॉन्ड इसी नाइट्रोजन ने और एक इसी ने, तो इसकी 4 बॉन्ड पूरे हैं। लेकिन ये H पॉजिटिव जो है ये अनस्टेबल है, तो इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ऑलरेडी पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर दोबारा आ जाए तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, इस ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये नेगेटिव साइन बना लेता है, और ये H जो है तो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस वजह से इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसी तरह क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन कर लेंगे किस चीज़ की, ये हो गया NH2, ये हो गया H2N, और ये हो गई क्या C+O। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है जो है यूरिया। तो ये हमारा स्टेप 5 है, यूरिया फॉर्मेशन फ्रॉम अर्गिनिन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस अर्गिनिन से यूरिया की फॉर्मेशन की। अब जो यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट बना है वो क्या है, वो अर्निथीन है। अर्निथीन दोबारा एंटर हो जाएगा, कहाँ पर एंटर हो जाएगा, दोबारा एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, वहाँ पर जो हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बना था उस कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ फिर रिएक्ट होगा, हमारे पास सिट्रोलिन बनाएगा, और फिर सिट्रोलिन से फिर क्या बनेगा, अर्गिनिन सक्सिनेट। तो इसी तरह ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास दोबारा ये को यूरिया का मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये था हमारा यूरिया साइकिल, और इसमें जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे थे वो भी मैंने बता दिए, और जो इसके मैकेनिज़्म था वो भी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।